जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोआ नहीं करते। कहते हैं हासिल उन्हें होती है सफलता, कहते हैं हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक़्त और हालात पर रोआ नहीं करते। सो वेलकम बैक ऑन RNCC नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। टुडे वी हैव कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग MCQ पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन के लास्ट MCQ से। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट MCQ रहेगा जी, विच इज़ अ लाइव वैक्सीन। ऑप्शन ए इज द BCG, बी इज द सार्क वैक्सीन, सी इज द DPT, ऑप्शन डी इज द tetanus toxoids. So we can easily remember all of the live vaccines. सभी लाइव वैक्सीन्स को हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ निमोनिक. सो हेयर आई एम टेलिंग यू टू निमोनिक्स. ठीक है जी, जो भी आपको इजी लगे यू कैन रिमेंबर. ठीक है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है यू कैन रिमेंबर. सो बोथ ऑफ द निमोनिक्स, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द लाइव वैक्सीन्स. जो हमारा फर्स्ट रहेगा दैट इज द बॉय लव द क्राइम. ठीक है जी, जो हमारा फर्स्ट निमोनिक है इसकी हेल्प से हम क्या सभी लाइव वैक्सीन्स को याद करेंगे. बॉय लव से रहेगा जी लाइव, लव दी क्राइम. ठीक है जी, हाँ जी. सो बॉय, बी से है जी आपका BCG वैक्सीन. ठीक है जी, ओ से है OPV, वाई से येलो फीवर वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन. बॉय लव, एल से आप लिखोगे यहाँ पे लाइव, द से टाइफस टाइफॉइड वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन. सी से चिकन पॉक्स, आर से रूबेला, आई से इन्फ्लुएंजा, एम से मीजल्स एंड मम्स, and from the E you can remember epidemic typhus. ठीक है जी. So with the help of this mnemonic you can cover all the live vaccines. ठीक है जी, इस mnemonic की हेल्प से हमने सभी. The another mnemonic is the Rome is my best place to go yet. ठीक है जी, this is the second mnemonic. With the help of that you can easily remember all of the live vaccines. So here is the Rome. So Rome से रहेगा जी आपका रूबेला, R से रूबेला, O से OPV, M से मीजल्स, E से एपिडेमिक टाइफस, रोम इज, I से रहेगा आपका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रोम इज माई. M से रहेगा फिर से मीजल्स कर लिया, नाउ वी विल कवर द मम्स, इज माई बेस्ट. हियर इज द BCG, प्लेस दैट इज द प्लेग वैक्सीन, दैट इज ऑल्सो द लाइव वैक्सीन. बेस्ट प्लेस टू, दैट इज द टाइफॉइड वैक्सीन. प्लेस टू गो से कुछ नहीं है. ठीक है जी, नेक्स्ट इज द येट, दैट इज द येलो फीवर वैक्सीन. So with the help of both of these mnemonics you can easily remember all of the live vaccines. So now we can see where is our MCQ. So हाँ जी, MCQ ने पूछा था विच इज अ लाइव वैक्सीन. ठीक है जी, सो टेटनस टॉक्सोइड वहां पे कहीं नहीं आया, कैंसल. DPT डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस नो. साक वहां पे हमने कहीं नहीं पढ़ा. अच्छा, मैं इसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगी. BCG हमने सबसे पहले ही ये कर लिया था बॉयल ऑफ द क्राइम के अंडर. ठीक है जी, सो दिस इज द राइट ऑप्शन. सो साक में आपको मैं बताना चाहूंगी दिस इज द पोलियो वैक्सीन. ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैम पोलियो तो हमने किया है, उसके पोलियो के भी अंडर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, दैट इज द पोलियो वैक्सीन. यहाँ पे आप लिख सकते हो पोलियो वैक्सीन. इसके अंडर हमने किए हैं 2 वैक्सीन. ठीक है जी,
यहाँ पे दो तरह के आ जाते हैं, दैट इज द लाइव वैक्सीन। पोलियो इज ऑल्सो ऑफ द टू टाइप्स, लाइव वैक्सीन एंड द किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन है ना, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है लाइव वैक्सीन पूछा था, जो साक है ना दैट इज द किल्ड वैक्सीन। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप पोलियो के दोनों वैक्सीन को याद करोगे, ठीक है जी। सो लाइव एंड किल्ड, पोलियो के है ये, पोलियो के दोनों लाइव एंड द किल्ड वैक्सीन, ठीक है जी। किल्ड को आप याद करोगे, जैसे साक इज द किल्ड, सो के से याद करोगे आप, दिस इज द किल्ड वैक्सीन लाइव। ओपीवी है ना, ओपीवी मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन इज द लाइव वैक्सीन विच इज ऑल्सो नोन एज द सेबिन। सेबिन, ठीक है, सेबिन एंड साक दीज आर द टू वैक्सीन। सेबिन इज द लाइव एंड साक इज द किल्ड। के से याद किया आपने, किल्ड है ये। ओपीवी को अभी देखो, जो किल्ड है ना दिस इज द आईपीवी वैक्सीन, दैट इज द इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। जो सेबिन है दैट इज द लाइव वैक्सीन एंड दैट इज द ओपीवी वैक्सीन। अभी हाउ यू कैन रिमेंबर कि सेबिन को ही ओपीवी मतलब ओरली देते हैं। जैसे सेवन, किसी चीज का हम सेवन कर रहे हैं, है ना, सेवन मीन्स सेबिन का आपने सेवन करना है, मीन टू से बच्चों को ओरली प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। जब भी ये वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है दिस इज गिवन बाय द रूट ऑफ ओरली, है ना, ओरल रूट से। जो साक है दिस इज किल्ड एंड इट इज गिवन बाय द आईपीवी route, mean to say injectable polio vaccine है। Is it clear? So with the help of this trick we can remember which is the live and which is the killed, which is oral, which is IPV, and दोनों के नाम हमने अच्छी तरह से याद कर लिए, ठीक है जी। So हमारे फर्स्ट MCQ का राइट ऑप्शन था BCG वैक्सीन। We'll move to next MCQ. A 10-year-old child came in TB clinic with her mother with complaints of, कंप्लेंट्स क्या थी बच्चे की, फीवर, कफ फ्रॉम 3 weeks, फिजिशियन रिकमेंडेड स्पुटम टेस्ट विच इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ऑप्शंस है जी प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी, ठीक है जी। फॉर डिटेल ऑफ दिस MCQ, फॉर द डिटेल ऑफ दिस आंसर यू कैन विजिट द सेकेंड पार्ट, है ना, हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सेकेंड सीरीज है, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह डिटेल्स में करवा रखा है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है जी। सो ऑलरेडी टेल इन दैट सेशन कि जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं दैट आर कमिंग अंडर द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो जो हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ना, दीज आर द लेवल्स विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर प्रिवेंटिंग द अक्रेंस ऑफ द डिसीज, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस एंड वी आर डूइंग रिकवरी ऑफ द अर्ली रिकवरी ऑफ द पेशेंट, है ना, रिहैबिलिटेशन करवाते हैं, ठीक है जी। सो जो हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन रहता है इसके अंडर दो चीजें आ जाती है, देखो, एक तो आता है अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस और डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिसीज कंडीशन, ठीक है जी। सो हमें MCQ ने क्या पूछ रखा है कि 10 साल का बच्चा आया है TB क्लिनिक में विद हर मदर, तो उसको क्या है कंप्लेंट्स, फीवर एंड कफ फ्रॉम 3 weeks से है। डॉक्टर ने क्या बोला है कि आप स्पुटम टेस्ट करवाओ, तो दिस इज द काइंड ऑफ डिटेक्शन, हम डायग्नोसिस करना चाहते हैं कि बच्चे को वेदर TB तो नहीं है, स्पुटम टेस्ट करवाना चाह रहे हैं ना। सो दिस इज द टेस्ट, दिस इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना। डायग्नोस्टिक जितने भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस रहेंगे दैट विल कमिंग अंडर द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है जी। विल मूव टू नेक्स्ट MCQ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लो बर्थ वेट बेबी इज, here is the 4 options, prematurity, option B is the infection, option C is the anemia, option D is the diabetes. So low birth weight जो बेबी है ना, बच्चे के लो बर्थ वेट होने का कारण सबसे ज्यादा क्या रहता है जी, हाँ जी, डायबिटीज इज नॉट द आंसर, एनीमिया भी नहीं, इन्फेक्शन भी नहीं। देखो लो बर्थ वेट का क्या मतलब, बच्चे का जो बर्थ के टाइम वेट था ना दैट इज लेस देन द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से वो क्या है, कम है, ठीक है। अभी सिंपल सी बात है, प्री मैच्योरिटी, है ना, हमारा जो आंसर रहेगा इस MCQ का वो प्री मैच्योरिटी रहेगा। प्री मैच्योरिटी मीन टू से बच्चा अगर, है ना,
बेबी का बर्थ अगर लेस देन 37 वीक्स हो रहा है ना, लेस देन 37 वीक्स हो रहा है, मीन्स वो चीज़ नॉर्मल नहीं है ना। जो चीज़ टाइम पे होनी चाहिए उससे पहले अगर वो चीज़ हो रही है दैट इज़ अब नॉर्मल। ठीक है, अभी बच्चा प्री मैच्योर है ना हो रहा है, प्री मैच्योरिटी उसकी हो रही है, तो इट मीन्स क्या है, वो क्या है अपना एक जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन तक जो है उसका बर्थ होना था दैट विल नॉट एक्वायर, है ना। सो वहाँ पे बच्चे का अगर बच्चा प्री मैच्योर पैदा होगा तो वहाँ पे उसका वेट भी जो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है जी, नॉर्मली हम कितना पढ़ते हैं 9 मंथ्स प्लस 7 वीक्स, है ना, दिस इज दी नॉर्मल टाइम ऑफ डिलीवरी, और वी कैन से 10 मंथ्स, है ना। अगर ये चीज़ 37 से पहले होती है, बर्थ बच्चे का 37 वीक से पहले होता, दैट इज नोन एज दी प्री मैच्योरिटी। अगर ये बर्थ 40 वीक से बाद होता है दैट इज नोन एज दी पोस्ट मैच्योरिटी। तो पोस्ट मैच्योरिटी के केस में बच्चे का वेट ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, और यहाँ पे प्री मैच्योरिटी में लेस होने के। सो लो बर्थ वेट बेबी का जो सबसे ज़्यादा कारण रहता है दैट इज दी प्री मैच्योरिटी। सो द राइट आंसर इज दी ऑप्शन ए, that is the prematurity. We'll move to the next MCQ. Folic acid supplementation during lactation period is, हाँ जी, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पूछे एक लैक्टेटिंग मदर को कितने देने हैं हमें। ठीक है जी, लैक्टेशन पीरियड में ऑप्शन ए इज दी 100 माइक्रोग्राम, बी इज दी 150 माइक्रोग्राम, सी ऑप्शन इज दी 300 माइक्रोग्राम एंड ऑप्शन डी इज दी 450 माइक्रोग्राम्स। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन इन फॉर द ईच ग्रुप, है ना, सभी ग्रुप्स का, फॉर द अडल्ट, फॉर द लैक्टेटिंग मदर, फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल एंड फॉर द चाइल्ड, सभी ग्रुप्स का हम क्या है अलग अलग देख लेते हैं कि किसका फॉलिक एसिड का जो मतलब लेवल कितना देते हैं हम, कितनी डोज क्या है देते हैं। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉलिक एसिड, मतलब डोज ही समझो ये कि किसको कितनी देते हैं हर ग्रुप को। यहाँ पे हम ग्रुप लिखेंगे और यहाँ पे फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं। ठीक है जी, हेयर इज द रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट ग्रुप इज द ग्रुप एडल्ट। सो एडल्ट को जो हम फॉलिक एसिड देते हैं जी दैट इज द 200 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है जी, 200 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट इज दी टू द प्रेग्नेंट वीमेन, प्रेगनेंसी में हम कितना देते हैं जी दैट इज द 500 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है जी, प्रेगनेंसी में जो फॉलिक एसिड दिया जाता है दैट इज द 500 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट इज द लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेशन पीरियड में, है ना, लैक्टेशन पीरियड में वी आर प्रोवाइडिंग जो एनीमिया मुक्त भारत के अकॉर्डिंग है ना, या फिर जो प्रेगनेंसी रहती है उस स्टेट में क्या है हम वाई वी आर गिविंग ज़्यादा अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड बिकॉज देयर आर द चांसेस टू डेवलप द एंटीडी, है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो क्या है ज़्यादा अमाउंट दी जाती है फॉलिक एसिड्स की। नेक्स्ट लैक्टेशन पीरियड में देखो प्रेगनेंसी में जो क्या रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी देन द लैक्टेशन पीरियड। प्रेगनेंसी में थी इट वाज द 500, इन द लैक्टेशन पीरियड इट इज द 300 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है जी, नेक्स्ट है चाइल्ड के केस में, चाइल्ड को हम देते हैं 100 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है जी, तो हमने 4 ग्रुप्स का यहाँ पे किया है, अडल्ट के केस में 200, प्रेगनेंसी के केस में 500, नेक्स्ट लैक्टेटिंग मदर को 300 एंड चाइल्ड के केस में 100। ठीक है जी, सो अभी एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू ने हमें लैक्टेटिंग पीरियड के में पूछा है, सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, है ना, 300 माइक्रोग्राम किसको देते हैं हम, लैक्टेटिंग मदर को। विल मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, एलिमेंटल आयरन सप्लीमेंटेशन इन द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए एलिमेंटल आयरन सप्लीमेंट कितने दिए जाते हैं। हाँ जी, आयरन फॉलिक एसिड की ना एक टैबलेट है, ठीक है, आयरन फॉलिक एसिड जो टैबलेट्स है दैट आर प्रोवाइडिंग अंडर द अनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम
अनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, और यू कैन से अनीमिया मुक्त भारत के अंडर जो आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट प्रोवाइड की जाती है वो हम डिफरेंट ग्रुप की कर लेते हैं। जैसे हमने आयरन फॉलिक एसिड का किया है ना, तो वैसे ही हम डोज करेंगे आयरन की। सो आयरन की जो डोज रहती है ना, इन द आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, है ना, फॉलिक एसिड वी ऑलरेडी हैड डिस्कस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द आयरन। आयरन टू द अडल्ट कितना देते हैं एंड टू द चाइल्ड कितना देते हैं। अडल्ट को जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज द 100 mg पर डे। 100 mg पर डे जो क्या है आयरन टैबलेट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, अनीमिया को प्रिवेंट, आयरन अनीमिया के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट रहता है हमारा चाइल्ड के केस में। चाइल्ड के केस में हम देते हैं 20 mg पर डे, ठीक है जी। सो हमें एमसीक्यू ने क्या पूछा था कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आप कितने डोज देते हो। सो आयरन की जो डोज रहती है अडल्ट के केस में अभी हमने कितनी की है जी, 100 mg पर डे, है ना। तो यहाँ पे हमें आंसर हमारा क्या रहेगा जी, ये भी नहीं है, 300 नहीं है, 150 भी नहीं है, लेस देन 100 तो किसी केस में भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट आंसर जो हमारा, यहाँ पे अगर उन्होंने चाइल्ड पूछा होता है ना देन वी कैन आंसर हियर, है ना। बट यहाँ पे अभी हमें क्या है अडल्ट का ही मानकर चलना है। द राइट आंसर इज दी 100 से 150 mg। सो हमारे इस MCQ का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन सी। विल मूव टू द नेक्स्ट MCQ। मिनिमम ANC विजिट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी। हाँ जी, जो मिनिमम ANC विजिट पूछे गए हैं प्रेगनेंसी में कितने होने चाहिए। ऑप्शन ए इज द 4, ऑप्शन बी इज द 5, नेक्स्ट इज दिस 9 एंड ऑप्शन जी इज द 12। नाउ वी विल डिस्कस के वन बाय वन कितने जो क्या है WHO ने रिकमेंड किए हैं कि इतने तो मिनिमम ANC दैट इज द एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए, है ना। एंटीनेटल चेकअप्स क्या रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, है ना, मतलब टिल द डिलीवरी क्या है मदर के चेकअप्स किए जाते हैं टू मतलब काइंड ऑफ फॉर द डिटेक्शन ऑफ अर्ली, कोई भी अगर मदर को डिटीरियोरेशन की, है ना, कोई मदर की कंडीशन दोनों डिटीरियोरेट हो रही है ना, बेबी के चेकअप्स, है ना, वो सभी क्या है एंटीनेटल चेकअप्स में आ जाता है। सो WHO ने दो मतलब तरह के मतलब काफ़ी तरह के यहाँ पे मॉडल्स हैं वो वी विल डिस्कस। लेकिन यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है दैट इज द मिनिमम कितने होने चाहिए विजिट्स, है ना, दैट वी विल फर्स्टली डिस्कस, ठीक है जी। सो जो है 4 मिनिमम विजिट्स रहते हैं, है ना, मिनिमम ANC विजिट रहते हैं 4। सो उनका टाइम पीरियड डिस्कस कर लेते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू FANC मॉडल, है ना। FANC मॉडल स्टैंड्स ऑन द फोकस्ड एंटीनेटल चेकअप्स। एक तो है फोकस्ड एंटीनेटल चेकअप्स के रिगार्डिंग मॉडल, ठीक है। अनदर WHO ने प्रोवाइड किया था इन द 2016 में, है ना, वहां पे उन्होंने बताया है WHO ने कि 8 जो क्या है चेकअप्स होने चाहिए एंटीनेटल चेकअप्स, बट मिनिमम जो क्या रहते हैं दैट इज द 4 चेकअप्स, है ना, अकॉर्डिंग टू FANC मॉडल दैट इज द फोकस्ड एंटीनेटल चेकअप्स। तो ये हम चारों डिस्कस कर लेते हैं। सो फोकस्ड एंटीनेटल चेकअप्स दैट शुड बी मिनिमम 4। जो फर्स्ट रहेगा, है ना, फर्स्ट जो रहेगा दैट विल बी इन द 8 to 12 वीक्स। जो फर्स्ट विजिट रहेगा दैट विल बी इन द 8 to 12 वीक्स। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा चेकअप्स मदर का जो एंटीनेटल चेकअप करेंगे दैट इज इन द 24 to 26 वीक्स में, ठीक है जी। जो थर्ड चेकअप रहेगा दैट इज इन द 32 वीक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द 36 to 38 वीक्स में जो क्या है फोर्थ फोकस एंटीनेटल चेकअप्स किया जाएगा, ठीक है जी। सो दीज आर द 4 मतलब ये दिस इज अ मिनिमम क्राइटेरिया। WHO ने बोला कि ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको मतलब कि ये फॉलो करना ही करना है कि इतने ज़्यादा अगर करना चाहे वो, है ना, नीड है तो वहाँ पे करवाओ, है ना, बट इससे कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम एटलीस्ट 4 जो विजिट्स है दैट शुड बी फर्स्ट विजिट एट द 8 to 12 वीक, सेकेंड 24 to 26 वीक्स, थर्ड 32 वीक पे एंड फोर्थ वन एट द
38 वीक्स पे। ठीक है जी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस के एंटीनेटल चेकअप्स 2016 के अकॉर्डिंग जो 8 बोले हैं, है ना। सो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहेगा जी 1 विजिट, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा ये 1 और 2, मतलब 2 चेकअप्स करवाने हैं इन दी सेकेंड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में रेस्ट ऑफ दी, मतलब कितने बचे? 1 2 3, अभी हमारे पास कितने बचे हैं? 5। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो कितने एंटीनेटल चेकअप होंगे, दैट इज 5 एंटीनेटल चेकअप्स। नाउ वी विल डिस्कस द वीक्स के अकॉर्डिंग, किस वीक पे फर्स्ट होगा, किस वीक पे सेकंड, ये क्या है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। सो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे होगा, ठीक है जी, दैट विल बी एट दी 12 वीक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ही होगा ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक होगा, दैट विल बी एट दी 12 वीक्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिस इज द फर्स्ट विजिट, है ना। सेकेंड पे कितने होने थे? 2, दैट विल बी एट द 20 वीक्स एंड द 24 वीक्स। ठीक है जी, दिस इज द सेकेंड विजिट एंड दिस इज द थर्ड विजिट। ठीक है जी। नाउ थर्ड ट्राइमेस्टर में रेस्ट ऑफ द 5 विजिट्स इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। सो यहाँ पे हम करेंगे 4th 5th 6th 7th एंड द 8th। ठीक है जी। सो हमारा जो थर्ड ट्राइमेस्टर में मतलब 4th विजिट रहेगा, दैट विल बी एट द 24 के बाद होगा जी वो 30 वीक्स के ऊपर। ठीक है, फिर होगा 34 वीक्स के ऊपर, नेक्स्ट जो रहेगा 36 वीक्स पे, नेक्स्ट 38 वीक्स पे एंड नेक्स्ट वन एट दी 40 वीक्स पे। ठीक है जी। सो ये क्या हो गया? थर्ड यहाँ तक हो गए थे कवर, 4th 5th 6th कब होगा? 36 पे, 7th कब होगा? 38 पे and 8th will be at the 40 weeks पे। So these are the 8 visits according to the WHO, according to the ANC model, है ना, एंटीनेटल चेकअप्स। ठीक है जी। सो जो पहले हमने किया है दैट इज द फोकस्ड एंटीनेटल चेकअप्स, दैट शुड बी एट लीस्ट मिनिमम विजिट्स। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे इस MCQ का राइट आंसर रहेगा मिनिमम 4 विजिट्स। ठीक है जी, मिनिमम 4 विजिट्स जो क्या है एंटीनेटल चेकअप्स रहेंगे इन दी प्रेगनेंसी। ठीक है जी। विल मूव टू द नेक्स्ट MCQ। डेली नीड ऑफ कैलोरीज इन प्रेगनेंसी। कैलोरीज में कैलोरीज इन प्रेगनेंसी कितने डेली नीड रहती है, कितनी जरूरत होती है एक प्रेग्नेंट फीमेल को डेली कैलोरीज प्रोवाइड करने की। ठीक है जी। ऑप्शन ए इज दी 1500 किलो कैलोरीज, ऑप्शन बी इज दी 2000 किलो कैलोरीज, ऑप्शन सी इज दी 2500 किलो कैलोरीज एंड ऑप्शन डी इज दी 3500 किलो कैलोरीज। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन फॉर द ईच ग्रुप। यहाँ पे तो हमसे उन्होंने प्रेगनेंसी के बारे में पूछा है, but with the help of this MCQ we will discuss for the all the groups because NORCET 2021 में इसके रिगार्डिंग कैलोरीज नीड के अकॉर्डिंग फॉर, है ना, कैलोरी नीड्स के ऊपर 3 MCQs थे। दैट वाज दी फॉर द एडल्ट, ठीक है, फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल। उन्होंने पूछा था, और ऐसे नहीं कि अलग अलग, साथ में ही, है ना, जैसे 7th 8th 9th ऐसे ही 3 क्वेश्चन पूछे थे कैलोरीज नीड के ऊपर NORCET 2021 ने। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह से ये MCQ को करना है, सभी की नीड, कैलोरी नीड को अच्छी तरह से याद करना है। सो सभी ग्रुप्स का हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो बिफोर आंसरिंग दिस MCQ आई वांट शेयर विद यू अ स्मॉल वन मोर कंसेप्ट। ठीक है जी। सो दैट इज द एनर्जी यील्ड ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, अलग अलग न्यूट्रिएंट से हमें कितनी एनर्जी यील्ड मिलती है। ठीक है जी, कितनी एनर्जी मिलती है फ्रॉम द, फॉर एग्जांपल कार्ब से कितनी मिल रही है एनर्जी। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन से हमें कितनी मिल रही है, एंड फ्रॉम द फैट हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। ठीक है जी। सो फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो हमें एनर्जी मिल रही है दैट इज द 4 किलो कैलोरीज, है ना,
पर ग्राम। पर ग्राम किलो कैलोरीज जो क्या है हमें कार्ब से मिल रही है 4 किलो कैलोरीज। प्रोटीन से भी सेम मिलती है, दैट इज 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। एंड फैट से जो क्या है, फैट से कितनी मिलती है 9 किलो कैलोरीज, है ना। These are the energy yield from the different nutrients. Now we will discuss the किस ग्रुप को कितनी रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की। सो ये हम करेंगे, यहाँ पे आप लिख लो जी ग्रुप, ठीक है जी। अभी ग्रुप में भी देखो पर्टिकुलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ वी विल डिस्कस के यहाँ पे अडल्ट है ना। अडल्ट के भी अंडर सभी मेल जो अडल्ट रहते हैं वो सभी एक जैसे नहीं होते, सभी का काम का जो पैटर्न है, वर्क पैटर्न है, दैट इज नॉट द सेम। फॉर एग्जाम्पल जो एडल्ट मेल है उसमें भी फर्दर है ना। फॉर एग्जाम्पल देयर आर दी हैवी वर्कर्स, है ना, देयर आर दी मॉडरेट वर्कर्स एंड देयर आर दी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वर्कर्स, है ना। तो ये चीज हम क्या है डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम उनकी किलो कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हैवी के केस में, है ना, हैवी जो क्या है, एक हैवी अडल्ट, है ना, हैवी अडल्ट को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है जी, इट शुड बी 3490। मेल में जो हैवी वर्कर है ना, जो मतलब कि भारी काम कर रहा है उसको जो एनर्जी यील्ड चाहिए दैट इज दी 3490 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है जी। जिसका मॉडरेट वर्कर है ना, जिसका मॉडरेट वर्क होता है दैट विल बी 2730 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट जो सेडेंटरी वर्कर रहता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला जो मेल वर्कर है उसको हमने देनी है जी 2320 किलो कैलोरीज। तो ये तो था मेल के केस में, है ना, कि हैवी अगर वर्कर है तो उसको कितनी देनी है, अगर कोई मॉडरेट वर्कर है उसको कितनी देनी है, एंड सेडेंटरी को कितनी देनी है। तो ये तो था मेल के केस में। नाउ वी विल डिस्कस फीमेल में। सो फीमेल में भी फीमेल ग्रुप के भी सेम वैसा ही हो जाता है ना। एडल्ट फीमेल है एक, तो उसमें भी जो क्या है सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है फीमेल का भी, है ना। उसके बाद कौन सी हैवी वर्कर फीमेल हो सकती है, एंड दे अनदर वन इज द मॉडरेट वर्कर हो सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी सभी का अलग अलग रहेगा। तो सेडेंटरी के केस में अभी किलो कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, किलो कैलोरीज जो रिक्वायरमेंट है जी। सो फीमेल में, है ना, अडल्ट फीमेल में सेडेंटरी के केस में जो क्या है हम 900 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे। उसको एनकरेज करना है कि एटलीस्ट यू हैव टू, है ना, टेक 1900 किलो कैलोरीज पर डे। नेक्स्ट जो हमारी मॉडरेट हैवी वाली रहती है उसको हमें थोड़ी नहीं, हाँ, सेडेंटरी के केस में चलो 1900 दे दी। नेक्स्ट जो ज़्यादा काम कर रही है ना, हैवी के केस में हम और बढ़ा देंगे, दैट इज 2850 किलो कैलोरीज, 2850 किलो कैलोरीज। एंड मॉडरेट के केस में जो रहेगी इससे हैवी से कम होगी लेकिन सेडेंटरी से ज़्यादा हो जाएगी, दैट विल बी 2230 किलो कैलोरीज, 2230 किलो कैलोरीज, है ना। नाउ वी विल डिस्कस कि ये तो था सेडेंटरी है अगर वर्कर, है ना, हैवी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है। नाउ वी विल डिस्कस कि इफ फीमेल में भी देखो क्या है, अलग अलग एक लाइफ में स्टेज आती है, दैट इज द प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी के केस में कितनी हम देंगे, एंड लैक्टेशन पीरियड में कितनी देंगे, लैक्टेशन में। अच्छा, लैक्टेशन में भी यहाँ पे दो तरह की लैक्टेटिंग मदर्स आ सकती है, दो तरह की मीन टू से, इफ शी इज ऑफ 0 to 6 मंथ लैक्टेटिंग मदर, है ना, 0 to 6 मंथ से, एंड 6 to 12 मंथ से वो क्या है लैक्टेटिंग मदर है। सो प्रेगनेंसी में जितना भी यहाँ पे हमने किया है ना कि फीमेल सेडेंटरी वर्कर है, आइदर शी इज हैवी वर्कर एंड आइदर शी इज मॉडरेट वर्कर। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में देखो, प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू हर ग्रुप वेदर शी इज सेडेंटरी,
वेदर शी इज हैवी, वेदर शी इज मॉडरेट वर्कर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम उस ग्रुप में 350 जो क्या है किलो कैलोरीज को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी हैवी वर्कर है ना, हैवी वर्कर का यहाँ पे कितना होता है जी 2850, तो आप इसमें 350 ऐड कर दो तो कितना बन जाती है ये रिक्वायरमेंट, 8 9 10 एंड 12, 2 + 1 3, सो 3200 किलो कैलोरीज आप एक हैवी वर्कर जो फीमेल है जिसकी स्टेज अभी कौन सी चल रही है, प्रेगनेंसी की, तो उसको क्या है आप 32 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करोगे पर डे, है ना। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक पूछ ले कि मॉडरेट वर्कर कौन सी, मॉडरेट वर्कर फीमेल है, उसकी प्रेगनेंसी में आप उसको कितनी प्रोवाइड करोगे, तो आपको मैंने ये बता दिया है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू दिस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स लाइक सीडेंटरी, हैवी, मॉडरेट, उसमें आपने क्या है प्रेगनेंसी के केस में आपने 350 क्या है ऐड कर देने हैं, ठीक है। सो सेम लाइक दैट अगर लैक्टेटिंग मदर 0 से 6 मंथ की है तो वहां पे आपने 0 से 6 मंथ के केस में आपने वहां पे 600 किलो कैलोरीज ऐड कर देनी है, ठीक है। अगर 0 से 6 मंथ है और 6 से 12 मंथ पे यहाँ पे ये है कम हो जाती है, दैट इज दी 520 किलो कैलोरीज पर डे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप रहेगा, ये देखो हमने अडल्ट मेल फीमेल कर लिया, फीमेल में भी सभी ग्रुप्स को डिवाइड करके नेक्स्ट हमने प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर में भी कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस कि इन्फेंट में, इन्फेंट के केस में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। सो इन्फेंट के केस में भी जो रहते हैं पर्टिकुलर्स मीन टू से, इन्फेंट किसको बोलते हैं हम, लेस देन 1 ईयर के बच्चे को, राइट, लेस देन 1 ईयर के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं सॉरी। तो यहाँ पे 0 to 6 मंथ का बच्चा हो गया एक तो, एंड 6 से 12 मंथ का बच्चा होगा। अभी यहाँ पे इसकी जो एनर्जी यील्ड है दैट इज द किलो कैलोरीज कितनी चाहिए इसके केस में भी। सो 0 से 6 मंथ का जो बच्चा रहता है इसको हमें 92 किलो कैलोरीज पर डे जो क्या है प्रोवाइड करनी है, 92 किलो कैलोरीज पर केजी, बच्चे के वेट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल ही और शी इज ऑफ 2 to 3 kg, 4 kg, 5 kg, उसको क्या है आप 92 से मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रोवाइड द किलो कैलोरीज। एंड 6 से 12 मंथ का बेबी है ना, 6 से 12 मंथ का जो इन्फेंट है बच्चा है, उसको उसकी जो किलो कैलोरीज है दैट विल बी 80 किलो कैलोरीज, ठीक है, पर केजी। ये बच्चे के केस में जो क्या है आप कैसे प्रोवाइड करते हो, अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू देयर, है ना, जो क्या है वेट आपने उनको मल्टीप्लाई करना है किलो कैलोरीज को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने उनको प्रोवाइड करवा देनी है। सो नाउ विल सी दी व्हाट वर आर MCQ। सो हमें MCQ ने क्या पूछ रखा था, डेली नीड ऑफ किलो कैलोरीज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितने कैलोरीज हम प्रोवाइड करवाते हैं जी मदर को, ठीक है जी, प्रेग्नेंट फीमेल को। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो एक हैवी वर्कर फीमेल है ना, वो एक मॉडरेट वर्कर है या उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो यहाँ पे यू विल कंसिडर द मॉडरेट वर्कर फीमेल। मॉडरेट वर्कर फीमेल की हम देख लेते हैं जी कितनी किलो कैलोरीज जो क्या थी रिक्वायरमेंट थी, तो मॉडरेट के केस में कितनी थी जी 2230 किलो कैलोरीज, राइट, 2230 किलो कैलोरीज, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या है कितनी ऐड करते हैं प्रेगनेंसी में 350, राइट, तो 2230 प्लस 350 को ऐड कर दो, ये जे बन गया आपका, हाँ जी 2580 किलो कैलोरीज जो क्या है आप एक मॉडरेट वर्कर फीमेल को, मॉडरेट वर्कर प्रेग्नेंट फीमेल को आप क्या है 2580 किलो कैलोरीज यू विल प्रोवाइड पर डे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं 1500 नो
2000 उससे कम हो गया, बिकॉज हमने कितनी कैलकुलेट की है 2580 किलो कैलोरीज, है ना, तो ये कम होगी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये कितने किस में हमने कैलकुलेट की थी, अभी कैलकुलेट किया था ना हैवी में। हैवी में हमने जब कैलकुलेट किया प्लस 350 ऐड करके, तो वो कितना बन गया था 3500, ठीक है जी। सो ये हमारा बढ़ गया है 2500 से, सो 2580 था हमने जो कैलकुलेशन की है। सो ये राइट आंसर इज दी 2500 किलो कैलोरी। सो राइट आंसर इज दी ऑप्शन सी, ठीक है जी। सो हमारे इस एमसीक्यू का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्लियर है जी। So with this MCQ we had discussed all the requirement in case of male, फीमेल एंड बच्चों के केस में भी, फीमेल के भी हमने अलग अलग ग्रुप्स में याद कर ली है, ठीक है जी। नाउ वी विल डिस्कस दी टेम्परेचर ऑफ एन ILR एट PHC इज रिकॉर्डेड यूजिंग। हाँ जी, ILR स्टैंड्स ऑन द आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर इज दी मतलब डिवाइस वेयर वी आर स्टोरिंग दी वैक्सीन्स, ठीक है जी, वैक्सीन्स को स्टोर करते हैं। विल फर्दर डिस्कस के किस लेवल पे कौन सा PHC पे कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, सब सेंटर में कौन सा, वो विल फर्दर डिस्कस, ठीक है। यहाँ पे हमसे MCQ ने क्या पूछ रखा है, टेम्परेचर को चेक करने के लिए, है ना, ILR का, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर चेक करने के लिए कौन सा डिवाइस, ऑप्शन ए इज द काटा थर्मामीटर, ऑप्शन बी इज द स्लिंग साइक्रोमीटर, ऑप्शन सी इज द डायल थर्मामीटर एंड ऑप्शन डी इज द एनेमोमीटर, ठीक है जी। सो यहाँ पे सभी ये ऑप्शंस क्या है, रोंग। द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज द डायल थर्मामीटर। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ द डायल थर्मामीटर। सो दिस इज योर डायल थर्मामीटर, डायल थर्मोमीटर, ठीक है जी। सो डायल जो थर्मोमीटर रहता है वो कैसे हम प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ILR, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल दिस इज द ILR सो ये है आपका ILR, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, विच इज यूज फॉर द वैक्सीन स्टोरेज। कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए हम PHC लेवल पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये है डायल थर्मामीटर। तो डायल थर्मामीटर को हम क्या है, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। सो इसकी हेल्प से हम क्या है, इस रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर मेजर करते रहते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक तो ये चीज डिस्कस कर ली कि विद द हेल्प ऑफ डायल थर्मामीटर वी आर असेसिंग द टेम्परेचर। द सेकेंड थिंग, कितने टाइम्स इन वन डे, कितने टाइम्स जो क्या है डायल थर्मामीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर को असेस करते हैं, दैट इज ट्वाइस डेली। ट्वाइस डेली जो क्या है टेम्परेचर को असेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायल थर्मामीटर, ठीक है जी। So the right answer for this MCQ is the dial thermometer. We'll move to the next MCQ. The risk of cold chain failure is greatest at, हाँ जी, cold chain. What is cold chain? This is a chain where with the help of that we are maintaining the temperature, है ना, maintaining the adequate temperature of the vaccines, है ना। कोल्ड चेन की हेल्प से हम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर से लेके, जहां पे वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से लेकर टिल द एडमिनिस्ट्रेशन, हम क्या है, कोल्ड चेन की हेल्प से वैक्सीन के टेम्परेचर की पोटेंसी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है जी। बिकॉज एज वी नो सम वैक्सीन आर कोल्ड सेंसिटिव, सम आर द हीट सेंसिटिव वैक्सीन, ठीक है जी। सो विद द हेल्प ऑफ कोल्ड चेन वी आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन, ठीक है जी। सो जो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है कोल्ड चेन फेलियर होने का, दैट इज एट द सब सेंटर एंड द विलेज लेवल। सब सेंटर और विलेज लेवल पे जो क्या है कोल्ड चेन फेलियर के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है जी। क्लियर है। विल मूव टू नेक्स्ट MCQ। द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन इज मॉनिटर्ड बाय वैक्सीन वाइल मॉनिटर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है जी,
कोल्ड चेन सिस्टम जो है ओपीवी वैक्सीन की जो मॉनिटरिंग करते हैं उसकी एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है जी। सो नाउ आई एम टेल हियर व्हाट इज द वीवीएम। सो दिस इज द वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, जो वैक्सीन्स होते हैं उसके टेम्परेचर की पोटेंसी को हम असेस करते हैं जी विद द हेल्प ऑफ वीवीएम, ठीक है जी। वीवीएम की हेल्प से हम टेम्परेचर पोटेंसी को असेस करते हैं। मेन टू से इसमें ना एक जो वीवीएम रहता है इसके बीच एक ऐसे के इंडिकेटर लगा होता है विच इज नोन एज हीट सेंसिटिव इंडिकेटर। हीट सेंसिटिव इंडिकेटर, हीट सेंसिटिव इंडिकेटर का मतलब क्या है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, उसका जो कलर है, ठीक है, हीट और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वीवीएम के कलर चेंजेस, है ना। मीन टू से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वीवीएम का जो कलर है उसके ऊपर कलर कोड रहता है वो क्या है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा कलर उतनी ही जल्दी ही उसका चेंज होगा, ठीक है। जैसे टेम्परेचर जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही उसका जो कलर है वो मेंटेन रहेगा, जो नॉर्मल कलर रहेगा दैट विल बी मेंटेन्ड, ठीक है जी। सो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है, द एफिशिएंसी ऑफ द कोल्ड चेन सिस्टम फॉर द ओरल पोलियो वैक्सीन इज मॉनिटर्ड बाय द वीवीएम, ठीक है। वीवीएम मैंने आपको बता दिया है कि एक कलर सेंसिटिव जो क्या है उसके अंदर मटेरियल लगा होता है विच इज द टेम्परेचर सेंसिटिव, जिसका क्या है कलर चेंज होता रहता है, ठीक है जी। तो हमें इसने क्या पूछा है कि चेंज इन द कलर ऑफ वैक्सीन, तो वहां पे चेंज वैक्सीन का कलर नहीं हो रहा, उसके ऊपर जो मॉनिटर लगा हुआ है उसका कलर चेंज हो रहा है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। टेम्परेचर इंडिकेटर ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का नहीं वो इंडिकेटर है, वो तो सिर्फ किसका है, हमारे वैक्सीन के बारे में बता रहा है, किसी ओवरऑल किसी सिस्टम के बारे में नहीं बता रहा। दैट इज जस्ट टेलिंग अस अबाउट द वैक्सीन की पोटेंसी के टेम्परेचर के बारे में हमें बता रहा है। वायरल पोटेंसी, ये कोई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वायरल की कुछ वायरस के लोड को या वायरल की पोटेंसी को कुछ बता रहा है, नथिंग। चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर, यहाँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वायल, ठीक है, इसके ऊपर जो कलर रहा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की ड्यूटी लगी होगी पल्स पोलियो प्रोग्राम में ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन पीरियड, तो वहां पे क्या है, आपने ओपीवी वैक्सीन की जो वायल रहती है आप उसके ऊपर असेस करते थे ना कि वेदर इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं, अगर तो चेंज हो गया कलर, ठीक है, तो फिर क्या था, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर वो कलर सेम रहे, है ना, जो नॉर्मल कलर होता है अगर वही रहे तो इट मीन्स योर वैक्सीन इज इन द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है जी। सो चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर, इसके ऊपर जो कलर है ये बताता है एफिशिएंसी ऑफ द कोल्ड चेन को। सो योर राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू। हाउ मेनी फुली फ्रोजन आइस पैक्स शुड अ वैक्सीन कैरियर कंटेन, ठीक है, आइस पैक्स कितने रहते हैं आपके वैक्सीन कैरियर में, ठीक है जी। हियर आई वांट टू शेयर विद यू द आइस पैक्स, ठीक है जी। सो दीज आर द आइस पैक्स, ठीक है जी। आइस पैक्स के अंदर जो आइस पैक रहते हैं इनको हम फुली फ्रोजन क्या है करते हैं, जिसमें हम क्या है यहाँ पे वैक्सीन की स्टोरेज करते हैं, वैक्सीन स्टोर करते हैं। ये जो यहाँ पे दो होल्स बने होते हैं। द अनदर थिंग अबाउट द आइस पैक इज द, यहाँ पे ना एक लेबल बना होता है, एट दैट लेवल ओनली वी हैव टू फिल द वाटर, इस लेवल तक ही हमें क्या है वाटर को फिल करके रखना है, बिकॉज जब आइस वहां पे जमेगी, है ना, फ्रीज होगी वहां पे वो, तो वो क्या है एक्सपेंड करेगा, तो वहां पे जो मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग एक लेवल के बना होता है जिसके तक हमें क्या है वाटर को फिल करना होता है। सो दिस इज अबाउट द आइस पैक, ठीक है जी। हमें एमसीक्यू ने क्या पूछा है कि कितने आइस पैक होते हैं इन दी वैक्सीन कैरियर्स। सो हियर आर द वैक्सीन कैरियर्स, ठीक है जी। सो दीज आर द वैक्सीन कैरियर्स
ठीक है, दीज आर द आई स्पेक्स, दीज आर द वैक्सीन कैरियर्स। ठीक है जी। सो वैक्सीन कैरियर्स में, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर कैरिंग वैक्सीन को कैरी करते हैं, मीन्स टू मेंटेन द कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए जब हमने नियर बाय एरियाज में, फॉर एग्जांपल सब सेंटर में, है ना, ये यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। सो इसमें हमें एमसीक्यू ने क्या पूछ रखा कि कितने आइस पैक्स रखे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ही पिक्चर है। ठीक है, ऐसे ही उसमें क्या है, आइस पैक्स रखे जाते हैं। सो हियर इज द 1 2 3 एंड द 4th। ठीक है, ऐसे मैंने अलग अलग पिक्चर्स रख दी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम 4 वैक्सीन कैरियर में ना 4 आइस पैक्स जो क्या है प्लेस करते हैं। ठीक है जी, फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन। ठीक है जी। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल हियर, दैट इज दी 2 चीजें यूज होती है देखो वैक्सीन की कैरी करने के लिए। वन इज द वैक्सीन कैरियर एंड अनदर इज द डे कैरियर्स, सो दैट विल ऑल्सो डिस्कस। ठीक है जी। जो इनकी स्ट्रक्चर रहती है दैट इज ऑलमोस्ट सेम रहती है वैक्सीन कैरियर की एंड द डे कैरियर की। ठीक है जी। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, उनमें आइस पैक का, उसमें वायल्स कितने रखते हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रखते हैं। ठीक है जी। सो वैक्सीन कैरियर्स में अभी हमने पढ़ा है कि 4 जो क्या है आइस पैक्स रखे जाते हैं। ठीक है जी, वैक्सीन कैरियर्स में 4 आइस पैक्स रखे जाते हैं। डे कैरियर्स में मैं आपको इजीली याद करने के लिए बता रही हूं कि डे कैरियर्स में हम रूल ऑफ 2 यूज करेंगे। मेन टू से यहाँ पे 2 आइस पैक्स प्लेस किए जाते हैं। जैसे इसमें देखो, दिस इज द वैक्सीन कैरियर, यहाँ पे 4 पड़े हैं ना, सो जो डे कैरियर रहता है वहां पे 2 आइस पैक्स हम यूज करते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द वैक्सीन कैरियर एंड द डे कैरियर, दैट इज यहाँ पे हम 2 आवर्स के लिए वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं फॉर द 2 आवर्स। जो हम कहीं लेकर जा रहे हैं ना, दैट टेम्परेचर इज पोटेंट ओनली फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी। यहाँ पे जो टेम्परेचर की पोटेंसी, मतलब स्टोरेज जो टेम्परेचर रहता है, स्टोरेज पीरियड रहता है, दैट इज 48 से 72 आवर्स। वैक्सीन कैरियर में 48 से 72 आवर्स तक आप वैक्सीन को स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द वैक्सीन कैरियर एंड द डे कैरियर, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो वैक्सीन कैरियर रहता है यहाँ पे आप 15 से 20 वायल्स है जो वैक्सीन की, है ना, वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। बट इन द डे कैरियर्स यू कैन प्लेस द 6 to 8 वायल्स। ठीक है जी, 6 to 8 वायल्स यू कैन प्लेस इन द डे कैरियर्स। ठीक है जी। सो नाउ वी विल सी दी वेयर इज आवर एमसीक्यू। यस, सो एमसीक्यू ने हमें पूछ रखा था फुली फ्रोजन आइस पैक्स। सो दीज आर द फुली फ्रोजन आइस पैक्स दैट, है ना। सो ये कितने हम वैक्सीन कैरियर में कितने टिकाते हैं जी, 4। यहां से अगर आपको एमसीक्यू ने पूछ लेता कि डे कैरियर में कितने, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता जी 2। ठीक है जी। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, है ना, वैक्सीन कैरियर के रिगार्डिंग, डे कैरियर के, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं वो, है ना, कि पानी कब कहाँ तक फिल करना होता है, एट दैट लेवल। क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्या है आइस है वहां पे वो एक्सप्लोर करेगी, एक्सपेंड करेगी। ठीक है। द सेकेंड एमसीक्यू जो बन सकता है, कितनी वाइल्स रख सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, 15 से 20 और 6 से 8 इन द डे कैरियर्स। नेक्स्ट, कितने टाइम ड्यूरेशन, उसमें जो डे कैरियर है 2 घंटों के लिए, और जो आपका वैक्सीन कैरियर है उसमें 48 से 72 आवर्स के लिए। तो सभी के सभी एमसीक्यूज जो क्या है, हमने जितने भी आपके एमसीक्यूज रिलेटेड टू डे कैरियर, वैक्सीन कैरियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी बनेंगे यू कैन इजीली आंसर दिस ऑल एमसीक्यूज। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा, दैट इज एट प्राइमरी हेल्थ लेवल वैक्सीन्स आर स्टोर्ड इन दी, है ना, एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना, जो वैक्सीन स्टोर किए जाते हैं वो कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। देखो जी,
ऑप्शन ए है कोल्ड बॉक्सेस में, बी में, डी फ्रीजर में, सी में पूछा है उसने आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में, डी में वॉक इन कोल्ड रूम में। नाउ वी विल डिस्कस सभी लेवल्स का। जैसे आप स्कूल में, कॉलेज लेवल में, अलग अलग लेवल पे है ना, जैसे सबसे पहले हम स्कूल लेवल पे गेम खेलते थे, उसके बाद कहाँ पे गेम खेलते थे, ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन नेशनल इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। सेम लाइक दैट जो हमारी कोल्ड चेन है ना, दैट इज ऑल्सो मेंटेन्ड कहाँ पे, सब सेंटर पे, सेशन लेवल पे, नेक्स्ट कहाँ पे, पीएचसी पे, सीएचसी पे, है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेक्स्ट कहाँ पे मेंटेन करी जाती है, नेशनली मीन स्टेट लेवल पे, ठीक है जी। सो सभी के हम क्या है, फॉर बिकॉज वाई एम टेलिंग ऑल दीज ग्रुप्स, ऑल दीज कंपोनेंट, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने आपको पीएचसी का करवा रही हूँ, हो सकता है नॉर्थ सेट में आपको सीएचसी का आ जाए, हो सकता है आपको नॉर्थ सेट में ब्लॉक लेवल का आ जाए, है ना, सेशन लेवल का आ जाए, स्टेट लेवल का आ जाए। सो सभी का करेंगे सो दैट यू कैन आंसर ऑल ऑफ द एमसीक्यूज, ठीक है जी। सो एक टेबल की फॉर्म में सभी का डिस्कस कर लेते हैं जी। तो यहां पे हम करेंगे लेवल, लेवल के बाद हम करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट किस लेवल पे यूज किया, मतलब जैसे इस एमसीक्यू ने पूछा है कि पीएचसी लेवल पे यहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है, तो लेवल के बाद कंपोनेंट करेंगे कि कौन सा यूज किया जाता है। उसके बाद अगर आपको पूछ लें कि इनका टेम्परेचर कितना मेंटेन, तो इसके एक ट्रिक बताएंगे, इजीली यू कैन रिमेंबर, ठीक है जी। यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि कितने ड्यूरेशन के लिए करते हैं, ड्यूरेशन, ठीक है जी। सो लेवल 1 हमारा रहेगा दैट इज स्टेट, स्टेट को हम और क्या बोलते हैं, रीजनल लेवल, है ना, स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द रीजनल लेवल। तो स्टेट लेवल पे वी आर यूजिंग 2 कंपोनेंट्स, यहाँ पे हम 2 तरह के कंपोनेंट्स, दैट इज द वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम, ठीक है जी, अनदर इज द वॉक इन फ्रीजर्स। तो 2 चीजें स्टेट लेवल पे, बड़े लेवल पे 2 चीजें यूज करी जाती है, वॉक इन कोल्ड रूम्स एंड वॉक इन फ्रीजर्स। तो यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ बहुत ही आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल रहेगी। देखो जहाँ पे भी फ्रीजर आ गया ना, कहीं भी जितने भी हम लेवल्स करेंगे, किसी पे भी अगर फ्रीजर आ गया है ना, तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर कितना रहेगा जी, माइनस में, दैट इज -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। जिस कंपोनेंट में भी, जिस लेवल पे भी रेफ्रिजरेटर पूछ लिया, उसका जो टेम्परेचर रहेगा दैट इज द रूटीन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन, दैट इज व्हाट इज द कोल्ड चेन का रूटीन टेम्परेचर क्या है जी, +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस तक, इजी है। अभी हमने रेफ्रिजरेटर का एंड फ्रीजर का जो क्या है टेम्परेचर कर लिया, स्टेट के कंपोनेंट कर लिए, वॉक इन कोल्ड रूम एंड वॉक इन फ्रीजर्स, ड्यूरेशन कर लेते हैं जी। हम यहाँ पे कोल्ड चेन को कितने टाइम पीरियड तक मेंटेन करते हैं, मीन टू से कोई भी वैक्सीन है जो, उसको हम 3 मंथ के लिए क्या है, स्टोर करके रख सकते हैं। द ड्यूरेबिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ द ऑल द वैक्सीन्स एट द स्टेट और वी कैन से रीजनल लेवल, इट इज ऑफ द 3 मंथ्स, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल इज द नेक्स्ट, सेम वैसे ही कंपोनेंट कर लेंगे, सेम वैसे ही हम टेम्परेचर कर लेंगे एंड नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी कर लेंगे, ठीक है जी, ड्यूरेशन कर लेंगे। सो लेवल, नेक्स्ट जो हमारा लेवल रहेगा दैट विल बी द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो आप कंपोनेंट्स यूज करते हो, जैसे उसमें वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन फ्रीजर्स किए हैं ना, सेम लाइक दैट यहाँ पे हम लार्ज आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर एंड लार्ज डीप फ्रीजर्स, ठीक है जी। यहाँ पे भी हम 2 कंपोनेंट्स करते हैं, लार्ज आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स एंड लार्ज डीप फ्रीजर्स। तो मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताई है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर विल ऑलवेज बी +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस, इजी है, रिमेंबर हो गया, यस, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, डीप फ्रीजर का, दैट इज द
-20 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम स्टोर कर सकते हैं दैट इज द 1 मंथ के लिए। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी द लेवल, सेम कंपोनेंट। नेक्स्ट क्या है जी, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन। सो डिस्ट्रिक्ट का कर लिया। नेक्स्ट इज पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। हाँ जी, यहाँ पे लार्ज दोनों चीजें, लार्ज आइसलैंड रेफ्रिजरेटर एंड लार्ज डीप फ्रीजर्स। तो यहाँ पे दोनों चीजें स्मॉल होगी क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी चाहिए यहाँ पे। स्मॉल आइसलैंड रेफ्रिजरेटर एंड स्मॉल डीप फ्रीजर्स। ठीक है जी, अभी आप साथ साथ बोलिए। हाँ जी, टेम्परेचर कितना किया है रेफ्रिजरेटर का, दैट इज रेफ्रिजरेटर का कितना किया है, +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रीजर का साथ साथ लिखिए। हाँ जी, दैट इज -20 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दीज आर सेम लाइक द डिस्ट्रिक्ट लेवल। वहां पे 1 मंथ के लिए ड्यूरेशन थी और यहाँ पे भी सेम इंस्ट्रूमेंट यूज हो गए हैं। एंड वो क्या है, थोड़े कम अमाउंट वाले हैं, है ना। सो ड्यूरेबिलिटी तो सेम रहेगी, दैट विल बी द 1 मंथ। इजी है, याद हो गया, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा रहेगा सेम लेवल कौन सा है, कंपोनेंट कौन सा है एंड टेम्परेचर क्या यूज कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज द ड्यूरेबिलिटी। हाँ जी, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं जी लेवल, दैट इज द सब सेंटर। द अनदर लेवल इज द सेशन लेवल। हाँ जी, सब सेंटर में हमने दो चीजें, दैट इज द वैक्सीन कैरियर्स एंड द डे कैरियर। सो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्म्स वी हैड डिस्कस वेरी वेल। ठीक है जी, सब अभी हमने किया है वैक्सीन कैरियर में एंड डे कैरियर में बहुत अच्छा। कितना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे जी, +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस तक। ड्यूरेशन भी पहले ही कर ली है, दैट इज 48 से लेकर 72 आवर्स तक, है ना। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वैक्सीन कैरियर्स, डे कैरियर्स, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो रहता है दैट इज दी सेशन लेवल पे। ठीक है जी, सेशन लेवल पे जो आप कंपोनेंट यूज करते हो दैट इज दी फुली फ्रोजन ice packs. Fully frozen ice packs we are using at the session level. Session means just आपने क्या है, किसी स्लम एरिया में, किसी नजदीक वाले एरिया में, नियर बाय एरिया में आपने क्या वैक्सीनेट करके आना है। ठीक है, तो वहां पे जो आशाज रहते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स रहते हैं, दे आर यूजिंग फुली फ्रोजन आइस पैक्स। उनका टेम्परेचर जो कितना रहता है दैट इज ऑल्सो +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे जो हम टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर तो +2 से प्लस जो कोल्ड चेन का नॉर्मल टेम्परेचर, ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है जी, 1 से लेकर 3 आवर्स तक। क्लियर है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टेबल्स वी हैव रिमेंबर फॉर द स्टेट लेवल, फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फॉर द सब सेंटर, पीएचसी एंड द सेशन लेवल, सभी के कंपोनेंट, सभी के टेम्परेचर एंड सभी की ड्यूरेशन हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कहाँ पे वैक्सीन स्टोर किए जाते हैं, कोल्ड वॉक्स नो, डीप फ्रीजर, डीप फ्रीजर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, वॉक इन कोल्ड रूम कहाँ पे यूज करते हैं, स्टेट लेवल पे। अच्छा, डीप फ्रीजर्स का देखो, डीप फ्रीजर्स जो रहते हैं दैट आर 2 टाइप्स, है ना। कैसे, लार्ज डीप फ्रीजर्स एंड स्मॉल डीप फ्रीजर्स, राइट। तो यहाँ पे उसने कोई मेंशन नहीं कर रखा कि कौन से यूज करते हैं, है ना, बिकॉज एज वी नो पीएचसी लेवल पे वी आर यूजिंग स्मॉल डीप फ्रीजर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से करते हैं, लार्ज डीप फ्रीजर्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर विल बी दी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। क्लियर है जी, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। अगर आपसे सब सेंटर का पूछ ले तो आप इजीली यहाँ पे आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है रिवर्स कोल्ड चेन इज सीन इन। अभी हमने किया है जी कोल्ड चेन के बारे में, जिसमें हमने क्या किया था कि टेम्परेचर कौन सा मेंटेन किया जाता है ना। तो नाउ वी विल डिस्कस कि रिवर्स कोल्ड चेन क्या है। ठीक है,
हेयर वी विल डिस्कस विच इज दी 3 चीजें डिस्कस कर लेते हैं जी। कोल्ड चेन क्या है, रिवर्स कोल्ड चेन क्या है, ठीक है जी। द अनदर थिंग इज दी वार्म चेन क्या है, वार्म चेन क्या है, ठीक है जी। सो 3 चीजें विद द हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यू वी विल अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट टर्म इज द कोल्ड चेन। हाँ जी, कोल्ड चेन में क्या है जी, कोल्ड चेन का मतलब होता है यू आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टिल द एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड वी आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द वैक्सीन एंड द जो हमारी जिस टेम्परेचर को हम इंडियाज कोल्ड चेन टेम्परेचर बोलते हैं या फिर रूटीन टेम्परेचर बोलते हैं, दैट इज फ्रॉम +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है जी। सो ये क्या है, कोल्ड चेन मीन टू से वैक्सीन की स्टोरेज के लिए हम क्या है टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द रिवर्स चेन, रिवर्स कोल्ड चेन। So what is reverse cold chain? This means we are maintaining temperature of the specimens. Specimens का आप टेम्परेचर मेंटेन करते हो, स्पेसिमन टेम्परेचर की मेंटेनेंस की जाती है। जो कोल्ड चेन है दैट इज फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टिल द एडमिनिस्ट्रेशन। रिवर्स फ्रॉम पेरिफेरी, फ्रॉम पेरिफेरी टू दी सेंटर, मेन टू से पेशेंट से सैंपल कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल दिस रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड इन दी अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के जो भी केस होते हैं, है ना, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के जितने भी केस हैं उनसे हम क्या है एज सून एज पॉसिबल स्टूल सैंपल कलेक्ट करते हैं, स्टूल सैंपल की कलेक्शन करते हैं। मेन टू से पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया, है ना, पेरिफेरी से सैंपल कलेक्ट जब हमने किया तो वो क्या है, हम लैब इज द सेंटर, है ना, तो सेंट्रल लैब तक जो क्या है हम सैंपल को, है ना, क्योंकि ये जो वायरस रहता है ना, दिस इज ऑल्सो हीट सेंसिटिव वायरस, तो इसको क्या है हम थ्रू अ चेन, है ना, इसके सैंपल को हम पेशेंट से कलेक्ट करके लैब तक जो पहुंचाने की प्रोसेस है दैट इज नोन एज द रिवर्स कोल्ड चेन प्रोसेस। तो यहाँ पे जितने भी इन दी पोलियो जो हमारा पोलियो कंट्रोल, पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम था, उसमें क्या था, उसने क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कि जितने भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के केसेस रहेंगे उसमें क्या है हम एज सुन एज पॉसिबल क्या है स्टूल सैंपल की कलेक्शन करेंगे, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करेंगे कि वेदर दिस एक्यूट जो फ्लैसिड पैरालिसिस हुआ है हमारे पेशेंट में, दैट वेदर ड्यू टू दी पोलियो हुआ है या एनी अनदर कंडीशन हुआ है। फॉर एग्जांपल जो पैरालिटिक कंडीशंस हैं बॉडी में एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस काइंड ऑफ फीचर्स रहते हैं, दैट इज आल्सो इन द जीबीएस, दैट इज द गुलेन-बारे सिंड्रोम आल्सो, है ना। तो वैसी कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या है स्टूल सैंपल की एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कलेक्शन से लेकर डिटेक्शन तक, उसको क्या बोलते हैं हम रिवर्स कोल्ड चेन। द वन मोर थिंग आई वांट टू टेल हियर दैट इज दी जो रिवर्स कोल्ड चेन है इसका जो टेम्परेचर है ना, ये भी कितना होता है जी +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस तक। वन कॉन्सेप्ट, द अनदर थिंग जो हम वहां पे कैरियर्स यूज करते हैं, है ना, जो सैंपल कलेक्शन के जो कैरियर्स रहते हैं दैट आर रेड लेबल्ड, रेड कलर के जो क्या है कैरियर बैग्स हम क्या है वहां पे यूज करते हैं, ठीक है जी। सो वहां पे क्या है हम रेड कैरियर्स यूज्ड फॉर द स्टूल सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी। स्टूल सैंपल की यहाँ पे देखो स्टूल सैंपल लिख रखा होगा, वो क्या है रेड कलर से लेबल्ड होगा या फिर रेड कलर के जो क्या है जैसे हमने पहले वैक्सीन कैरियर्स किए हैं, सो सेम लाइक दैट जो क्या है रेड कलर के सैंपल जो क्या है
कैरियर्स रहते हैं, दैट वी आर यूजिंग इन द रिवर्स कोल्ड चेन। ठीक है जी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट किया है हमने, दैट इज द वार्म चेन। सो वार्म चेन क्या है, दैट इज यूज्ड इन द KMC, दैट इज द कंगारू मदर केयर। सो व्हाट इज कंगारू मदर केयर? कंगारू मदर केयर, सो कंगारू मदर केयर मीन टू से, फॉर एग्जांपल देयर द प्रीमेच्योर बेबी, है ना, वहां पे क्या है, बच्चे एंड मदर में एक क्लोज कॉन्टैक्ट है ना, मतलब नॉट ओनली द प्रीमेच्योरिटी, जब हम बेबी एंड द मदर के बिटवीन एक क्लोज कॉन्टैक्ट बनाते हैं, दैट इज नोन एज द वार्म चेन। वहां पे टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया इन द न्यू बॉर्न, वहां पे कंगारू मदर केयर जो क्या, व्हाई इट इज नोन एज द कंगारू मदर केयर? फॉर एग्जाम्पल जो कंगारू होता है उसने अपने बच्चे को एक यहाँ पे एक पॉकेट काइंड में क्या है डाला होता है ना, तो सेम लाइक दैट मदर को क्या है इनकरेज किया जाता है कि यहाँ पे बच्चे को ऑन द लैप क्या है, बच्चे को बिठाकर वहां पे एक नॉट कोल्ड वार्म टेम्परेचर टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया, वो एक क्लोज कॉन्टैक्ट मेंटेन किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वार्म चेन। ठीक है जी। सो हमारा जो MCQ था दैट वाज दी कि रिवर्स चेन क्या है। रिवर्स चेन में expired vaccines from PHC to manufacture? No. Carrying vaccines to the periphery center, so that is with the help of cold chain, जो क्या है हम कैरी करते हैं, right? Testing for the potency of the vaccine? No, it is done with the help of VVM. VVM is what? That is the vaccine while monitoring. Next is the stool specimen for polio sent for testing. अभी हमने डिस्कस किया है कि रिवर्स कोल्ड चेन में स्टूल सैंपल जो क्या है टेस्टिंग के लिए कहाँ पे, सेंट्रल लैब पे पेशेंट से पेरिफेरी टू सेंट्रल लैब तक जो क्या है हम कलेक्ट करके इन द रेड कैरियर बैग में सैंपल को अंडर द टेम्परेचर ऑफ +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस तक इन द रेड कैरियर बैग जो क्या है हम सेंड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, रिवर्स कोल्ड चेन। सो द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज द ऑप्शन D। क्लियर है जी। विल मूव टू द नेक्स्ट MCQ। सो द नेक्स्ट MCQ फॉर दिस इज द, here is the next MCQ। हाँ जी, all of the following are true about the herd immunity for the infectious diseases except। so what is the herd immunity? now we will discuss about the herd immunity क्या है। ठीक है जी। तो herd immunity को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। दैट इज द ऑप्शन A इज द, इट रेफर्स टू द ग्रुप प्रोटेक्शन बियॉन्ड व्हाट इज अफोर्डेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल्स। ऑप्शन B, it is likely to be more for infections that do not have subclinical phase. Option C is the, it is affected by the presence and distribution of the alternative animal host. Option D is the, in the case of tetanus it does not protect the individual। ठीक है जी। So now we will discuss what is herd immunity। So in easy language we can say what is herd immunity? It is the immunity of the community, right? Immunity of community, easy, याद हुआ। ठीक है। नाउ हम ये देखेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी है क्या, कैसे ये क्या है प्रिवेंट, मतलब देखो हर्ड वर्ड है ना, जो हर्ड वर्ड का मतलब ही होता है एक लार्ज ग्रुप, एक लार्ज ग्रुप को क्या है हम हर्ड बोल देते हैं। ठीक है। अभी हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, किसी लार्ज ग्रुप की, दैट मे बी एनिमल्स, दैट कैन बी बर्ड्स, दैट कैन बी ह्यूमन बीइंग। ठीक है। किसी भी एनिमल की, बर्ड की, ह्यूमन की किसी डिसीज कंडीशन के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी होती है दैट इज नोन एज द हर्ड इम्यूनिटी। जो हर्ड इम्यूनिटी होती है ना दैट इज नॉट डेवलप्ड अगेंस्ट द एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक बोल दो या फिर बोल दो सब क्लिनिकल केसेस में, सब क्लिनिकल केसेस के अगेंस्ट सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस में हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती। द अनदर थिंग फॉर एग्जांपल टेटनस है ना, टेटनस के क्या है सब क्लिनिकल केसेस नहीं होते, जो सामने किसी पर्सन को टेटनस हुई है दैट इज द ओनली केस इन योर कम्युनिटी, है ना। रेबीज का भी सेम ही है।
सो टेटनस के अगेंस्ट जो क्या है हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती। एसिम्टोमेटिक सब क्लिनिकल में भी हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप, इट इज डेवलप बाय द इम्यूनाइजेशन। कैसे ये डेवलप होती है, ये इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, आइदर बाय द इम्यूनाइजेशन। क्या आपने बहुत सारे ग्रुप की, फॉर एग्जांपल कोविड के केस में भारत सरकार ने क्या किया था कि सभी ग्रुप्स के लिए, फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्जाम देना है, आपने फॉरेन जाना है, तो वहां पे उन्होंने क्या बोल दिया कि इम्यूनाइजेशन, कोविड-19 इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट यू हैव फॉर, पहले तो उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट डोज का, सेकेंड डोज का, बूस्टर डोज का यू हैव इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, है ना। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम देते थे वहां पे क्या है टेस्ट हुआ होना चाहिए, सो दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द होल कम्युनिटी, ठीक है जी। सो जो इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं लार्ज कम्युनिटी में, लार्ज एरिया में, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन, दैट इज आल्सो नोन एज द हर्ड इम्यूनिटी। द अनदर थिंग बाय द नेचुरल अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन से भी, फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है बहुत सारा, वो क्या है किसी स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन से इन्फेक्ट हो गया, तो उन लोगों में क्या है एंटीबॉडीज बन गई दैट डिसीज कंडीशन के लिए, है ना। तो दैट इज नोन एज द नेचुरल इन्फेक्शन। और उसके लिए जो क्या है हमारी ग्रुप में, हमारी कम्युनिटी में क्या डेवलप होगी, हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट थिंग जो हर्ड इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी नॉर नेसेसरी, नाइदर नेसेसरी, नाइदर इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना। क्या 100% ना ही तो ये जरूरी है और ना ही हम डेवलप कर सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी को, ठीक है जी। ये क्या है किसी लेवल तक, किसी मिनिमम लेवल तक ही ये डेवलप होती है। ये जो होती है ना हर्ड इम्यूनिटी, दिस इज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सीरोलॉजिकल सर्वेज। सीरोलॉजिकल सर्वेज, सीरा जो क्या है कम्युनिटी का डिटेक्ट किया जाता है बाय द वायरोलॉजिस्ट, है ना। वो क्या है इसको असेस करते हैं कि किसी भी ग्रुप में, किसी भी कम्युनिटी में जो क्या है हर्ड इम्यूनिटी जो क्या है डेवलप हुई है या नहीं हुई। सो दैट इज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सीरोलॉजिकल सर्वेज। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा था, इट रेफर्स टू द ग्रुप प्रोटेक्शन बियॉन्ड व्हाट इज अफोर्डेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल। सो इट इज नॉट बियॉन्ड, है ना। तो ये क्या है सारे के सारे ग्रुप की होती है ना। प्रोटेक्शन है दैट इज प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, है ना। सो यही हमसे एमसीक्यू ने पूछा है कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग सभी चीजें ठीक है एक को छोड़कर, है ना। तो यस दिस इज द राइट स्टेटमेंट कि अफोर्डेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ द इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल, आइदर इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द इम्यूनाइज्ड individuals or by the naturally acquired infections. Next, it is likely to be more for infections that do not have subclinical, ऐसी तो कुछ नहीं है उनके लिए। इसने क्या बोला, इट इज लाइकली टू बी मोर फॉर इन्फेक्शंस दैट डू नॉट हैव सबक्लिनिकल फेज, ऐसा कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट जो है इट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव एनिमल्स, ठीक है जी। एनिमल्स में ये क्या है वेरी करती रहती है ना। या फिर ये क्या है अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के केस में भी ये डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्या है बर्ड्स के केस में भी ये क्या है डेवलप हो सकती है। दिस इज द इम्यूनिटी ऑफ द लार्ज कम्युनिटी होस्ट की, है ना, ऑल्टरनेटिव एनिमल होस्ट की। इन द केस ऑफ टेटनस इट डज नॉट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल, बिल्कुल यही हमने स्टेटमेंट पढ़ी है कि फॉर एग्जांपल सब क्लिनिकल केसेस में, है ना। तो ये क्या है नॉट प्रोटेक्ट द, टेटनस में जो क्या है ये नहीं प्रिवेंट कर सकती, ठीक है जी। सो हमसे उन्होंने एक्सेप्ट पूछा था, सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन बी, ठीक है जी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQ. We'll move to the next MCQ. So हमारा जो next MCQ रहेगा that is the, हाँ जी, generation time in epidemiology is defined as the interval between the marriage and the birth of the first, ठीक है, interval of the time between the receipt of infection by the host and the maximal infectivity of the host, interval of the time between primary case and the secondary case, interval of the time between the invasion of infectious agent and the appearance of the first sign and symptom. तो इस
क्वेश्चन का जो आंसर है यू हैव टू गिव इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, तो हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में जो क्या है इसी से ही कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू गाय हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है, यहाँ तक हमारे जितने भी हमने MCQs किए हैं, यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है, यू कैन पुट योर क्वेश्चन, पुट योर डाउट इन द comment section. We will soon shortly. Thank you.